नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। सीआरपीसी 1973 का पिन पॉइंटेड फैक्ट जो कि कैप्सूल फॉर्मेट में डिस्कस किया जा रहा है उसका यह थर्ड पार्ट है। इसमें हम चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन 26 से 60A तक होगा। धारा 26 से 60A तक सारे प्रावधान डिस्कस किए जाएंगे। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हो सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो कि सेक्शन 25A तक है ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर टैप करके आप वहां पहुंच जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया बेयर साथ रखिएगा। बेयर साथ रखने से आपका ही बेनिफिट है, प्रोविजन एट ए टाइम आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है तो इसलिए धैर्य भी रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी 1973 एक्ट नंबर 2 1974 को कहते हैं अधिनियम क्रमांक 2 1974 है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अधिनियम क्रमांक 2 1974 है तथा यह 25 जनवरी 1974 को अधिनियमित हुई थी। एनेक्टमेंट डेट अगर पूछे तो 25 जनवरी 1974 लिखेंगे और इन्फोर्समेंट डेट 1 अप्रैल 1974 है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 से लागू है। चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 का नाम है पावर ऑफ कोर्ट्स जो कि सेक्शन 26 से 35 तक है। पहला क्वेश्चन है, आईपीसी के अधीन किए गए अपराध का विचारण कौन से न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? वे अपराध जो आईपीसी के अधीन किए गए हैं उनका विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर आपको सीआरपीसी के सेक्शन 26 में मिलेगा। सीआरपीसी की धारा 26 के अनुसार जब किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन हो तब उसका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा अथवा किसी ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसी अन्य विधि के अधीन किए गए अपराध का विचारण किन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? वे अपराध जो आईपीसी के अधीन अपराध नहीं है, किसी अन्य विधि के अधीन अपराध हैं, उनका विचारण किन न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है? तो किसी अन्य विधि के अधीन अपराध की दशा में उसका विचारण उस न्यायालय द्वारा होगा जो कि उस विधि में उल्लिखित हो, और जब कोई न्यायालय उस विधि में उल्लिखित नहीं किया गया है तब उसका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता के फर्स्ट शेड्यूल में विचारणीय होना दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि सीआरपीसी की किस धारा के अकॉर्डिंग यथासंभव आईपीसी की धारा 376, 376A से लेकर ई तक के अपराध का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए? तो इसका आंसर आपको दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 26A के परंतुक में मिलेगा। धारा 26A के परंतुक के अनुसार यदि अपराध आईपीसी के सेक्शन 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB तथा 376E के अधीन किया गया है तो उसका विचारण यथासाक्य महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 4 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 26A के परंतुक में जोड़ा गया और धारा 376 में जो अमेंडमेंट किया गया 376A के बाद 376AB तथा 376D के बाद 376DA और DB या आपराधिक संशोधन विधि 2018 के द्वारा किया गया। आपराधिक संशोधन विधि 2018 एक्ट नंबर 22 2018 है। अधिनियम क्रमांक 22 2018 ही आपराधिक संशोधन विधि 2018 है जिसे कि 11 अगस्त 2018 को अधिनियमित किया गया था तथा 21 अप्रैल 2018 से भूतलक्षी प्रभाव देकर लागू किया गया। यह इसलिए 21 अप्रैल 2018 से लागू किया गया क्योंकि आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 21 अप्रैल 2018 को राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया था, अतः उसी को अप्रूवल देकर रेटिफाई करके यह अधिनियम बना और उसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन धारा 27 से रिलेटेड है। किशोर अपराधियों के विचारण के संबंध में व्यवस्था सीआरपीसी के किस धारा में की गई है? तो किशोर अपराधियों के विचारण से रिलेटेड प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 27 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अपराधी से आप क्या समझते हैं? तो जब आप सेक्शन 27 पढ़ेंगे तो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी की धारा 27 के अनुसार न्यायालय के समक्ष हाजिर होने
के तारीख को यदि अभियुक्त 16 वर्ष से कम आयु का है तो वह किशोर अपराधी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसे अपराध का विचारण जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु न्यायालय के समक्ष हाजिर होने की डेट को 16 वर्ष से कम हो, किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? इसका प्रोविजन आपको सेक्शन 27 सीआरपीसी में मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा धारा 27 सीआरपीसी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों को उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो किशोर अपराधियों का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो किशोर अपराधियों का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या फिर बालक अधिनियम 1960 के अधीन कोई अगर न्यायालय बनाया गया उसके द्वारा, या फिर किशोर अपराधियों को उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाला कोई और विधि बनाई गई है और उसके अधीन किसी न्यायालय का, विशेष न्यायालय का गठन किया गया है तो उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के किशोर के द्वारा कौन सा अपराध नहीं किया गया होना चाहिए? तो जब आप धारा 27 पढ़ेंगे तो धारा 27 कहती है कि ऐसा अपराध जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, ऐसा अपराध जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सेक्शन 27 पे कई क्वेश्चन बना दिए, जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं उतने बना दिए गए हैं। इसमें आप लोगों के लिए जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं, उतना मैंने बना के आप लोगों के लिए लाया है और ये वीडियो सारी आपको फ्री में अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए कुछ पे करना पड़ेगा, जो लोग लेना चाहेंगे वो कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे किस धारा में निहित है? तो दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे उसके बारे में प्रोविजन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 में किया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 28 में प्रोविजन है दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय कौन से दंडादेश पारित कर सकता है? तो जब आप सेक्शन 28 क्लाज 1 पढ़ेंगे सीआरपीसी का, दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 28 क्लाज 1 यह कहता है कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, अर्थात कोई दंडादेश जो किसी भी भारतीय विधि में प्रावधानित है, ऐसा कोई भी दंड जो किसी भी भारतीय विधि में प्रावधानित है वह उच्च न्यायालय दे सकेगा। ऐसा प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 28 क्लाज 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का दंडिक क्षेत्राधिकार क्या है? तो उच्च न्यायालय के दंडिक क्षेत्राधिकार से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे है? सेक्शन 28 क्लाज 1 ऑफ सीआरपीसी में है। सेक्शन 28 क्लाज 1 ऑफ सीआरपीसी में है, ये याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय का दंडिक क्षेत्राधिकार क्या है? तो धारा 28 क्लाज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, यही इसका लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशन कोर्ट के बारे में। सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश, एक बात और याद रखिएगा, अपर सेशन न्यायाधीश को एडिशनल सेशन जज कहते हैं, इसे आप असिस्टेंट सेशन जज समझने की गलती न कीजिएगा। तो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश किस प्रकार का दंडादेश दे सकते हैं? तो धारा 28 क्लास 2 के अनुसार सेशन जज से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे? सेक्शन 28 क्लास 2 में। तो धारा 28 क्लास 2 के अनुसार सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, किंतु उनके द्वारा अगर मृत्युदंड दिया जाता है तो मृत्युदंड की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। और आप लोग यह बताइए कि अगर सेशन कोर्ट मृत्युदंड देता है तो हाई कोर्ट उस मृत्युदंड की पुष्टि सीआरपीसी के किस सेक्शन में करता है? यह आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशन न्यायाधीश के दंडिक शक्ति की क्या सीमा है? तो अभी मैंने आपको बताया सीआरपीसी के सेक्शन 28 क्लास 2 में सेशन कोर्ट की दंडिक लिमिटेशन दी गई है, दंडिक शक्ति की सीमा दी गई है। धारा 28 क्लास 2 सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा आवश्यक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सहायक सेशन न्यायाधीश का दंडिक क्षेत्राधिकार क्या है? असिस्टेंट सेशन जज का दंडिक क्षेत्राधिकार क्या है? तो धारा 28 में यह बताया गया है कि दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। तो धारा 28 क्लाज 1 में उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। धारा 28 क्लाज 2 में प्रोविजन किया गया है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उनके द्वारा दिए गए मृत्युदंड को उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। और सहायक सेशन न्यायाधीश से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे है? तो सहायक सेशन न्यायाधीश से रिलेटेड प्रोविजन दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 28 क्लास 3 में है। धारा 28 क्लास 3 के अनुसार सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। इट मीन्स असिस्टेंट सेशन जज कितना दंडादेश दे सकता है? तो असिस्टेंट सेशन जज जो है वो अप टू 10 ईयर तक का दंडादेश दे सकता है, अप टू 10 ईयर। तो क्वेश्चन में अप टू 10 ईयर बहुत ही इरेगुलरली पूछता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय, यही पूछता है, यही देता है, यही आपको चूज करना होता है। खैर उसे ध्यान से देख लीजिएगा आपको। और अगर डायरेक्टली ऑप्शन में मिलता है कि 10 वर्ष से अनधिक कारावास, तो 10 वर्ष से अनधिक कारावास ही सहायक सेशन न्यायाधीश दे सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा मजिस्ट्रेटों के न्यायालय का दंडिक क्षेत्राधिकार के बारे में उपबंध करता है? तो धारा 29 सीआरपीसी यह प्रोविजन करता है कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, यह प्रोविजन धारा 29 करता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 यह प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेटों के दंडिक क्षेत्राधिकार के बारे में क्या उपबंध है। अगला क्वेश्चन यह है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किस प्रकार का दंडादेश दे सकेंगे? प्रश्न है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किस प्रकार का दंडादेश दे सकेंगे? तो धारा 29 क्लाज 1 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अनधिक अवधि के विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? तो अप टू 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का दंडिक क्षेत्राधिकार क्या है? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के दंडिक क्षेत्राधिकार के बारे में प्रोविजन सेक्शन 29 क्लाज 2 में है। अब देखते हैं इसका दंडिक क्षेत्राधिकार क्या है। सेक्शन 29 क्लास 2 के अनुसार प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 से अनधिक जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। मीन्स अप टू 3 ईयर का इम्प्रिजमेंट, अप टू 10,000 का फाइन या फिर दोनों, ये दे सकता है। कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय किस प्रकार का दंडादेश दे सकता है? तो धारा 29 क्लाज 3 के अनुसार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। तो ये बात याद रखिएगा कि द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना जुर्माना दे सकता है? 5,000 रुपये से अनधिक। और कितने तक का कारावास दे सकता है? 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। प्रोविजन कहाँ है? प्रोविजन सेक्शन 29 क्लास 3 ऑफ सीआरपीसी में है। जब सेक्शन 29 क्लास 4 आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। यह सेक्शन 29 क्लास 4 प्रोविजन करता है। प्रश्न यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था करता है? तो इसका उत्तर आपको धारा 30 क्लाज 1 में मिलेगा। धारा 30 क्लाज 1 के अनुसार जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारावास के दंडादेश की व्यवस्था करता है।
अगला क्वेश्चन यह है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट क्या दंडादेश दे सकेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको सेक्शन 30 क्लास 1 और क्लास 2 में मिलेगा, मीन्स धारा 30 में मिलेगा। धारा 30 में इसका उत्तर है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट क्या दंडादेश दे सकते हैं। तो धारा 30 क्लास 1 के अनुसार किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास निर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह अवधि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी तथा जहां कारावास मुख्य दंडादेश के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहां वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। और धारा 30 क्लास 2 यह प्रोविजन करता है कि इस धारा 30 के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन यह है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कैसा कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 30 क्लास 2 के अनुसार जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है। मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है, परंतु इस संहिता की धारा 30 क्लास 1 के परंतु के अनुसार ऐसे कारावास की अवधि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। साथ ही जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहां वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए देने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में क्या उपबंध है। जब आप धारा 31 देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि यदि किसी व्यक्ति पर एक से अधिक धाराओं का आरोप लगाया जाता है तो सबकी अलग अलग सजा भोगी जाएगी। किसी व्यक्ति पर एक से अधिक अपराध का अगर आरोप लगाया जाता है तो सबके लिए अलग अलग अपराधों में पनिश किया जाए तो सबके लिए अलग अलग सजा भोगी जाएगी जब तक कि यह अन्यथा निर्दिष्ट न हो। निर्दिष्ट कौन करेगा? न्यायालय करेगा। धारा 31 क्लास 2 के अनुसार यदि दंड का योग मजिस्ट्रेट की क्षमता से अधिक होता है तो केवल उसी के लिए अन्य न्यायालय में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए 2 अपराध हो गए, एक उपहत्या कारित करने का और दूसरा जान से मारने की कोशिश करने का, तो दोनों अलग अलग धाराएं हैं, दोनों अलग अलग धाराओं में सजा हुई, तो दोनों अलग अलग धाराओं में अगर सजा होती है तो दोनों की अलग अलग सजा भोगी जाएगी आरोपी के द्वारा, अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा, और यह तब तक अलग अलग भोगी जाएगी जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया। ऐसा धारा 31 क्लास 1 कहता है। और धारा 31 क्लास 2 यह कहता है कि यदि दंड का योग मजिस्ट्रेट की क्षमता से अधिक होता है तो केवल उसी के लिए अन्य न्यायालय में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए सीजीएम 7 साल तक की पनिशमेंट देने के लिए प्राधिकृत है तो दोनों धाराओं का योग जो है, दंडों का योग मिला के 7 साल से अधिक हो जाता है, तो क्या सीजीएम उसे रेफर कर देगा सेशन कोर्ट के पास? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ऐसा धारा 31 क्लास 2 कहती है। और धारा 31 क्लास 3 यह कहती है कि अपील के संबंध में यदि जोड़ने से कारावास की अवधि अधिक होती है तो अपील हो सकेगी। अगर दोनों धाराओं में जो कारावास दी गई दोनों धाराओं का जोड़ दिया जाए कारावास की अवधि, और अगर जोड़ने पे अपील के लिए आप प्राधिकृत हो जाते हैं तो आपकी अपील हो सकेगी। अपील के लिए जितना कारावास चाहिए अगर दोनों में जोड़ के उतना हो जाता है तो आप अपील कर सकेंगे। ऐसा 31 क्लास 3 कहता है। और 31 क्लास 4 यह कहता है कि इकट्ठा अवधि 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कई सारे धाराओं में आपको पनिश किया गया, अलग अलग धाराओं में पनिश किया गया, उन सब धाराओं में जो आपकी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी कितने ईयर की होगी? 14 साल की होगी। तो इकट्ठा अवधि 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी और वह संकलित दंड की मात्रा मजिस्ट्रेट की क्षमता के 2 गुने से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपको पनिश कर रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कितने ईयर का दंड देने की व्यवस्था की गई है सीआरपीसी में? तो 3 साल का। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अलग अलग धाराओं में करेगा तो 6 साल हो जाएगा। और अगर सीजीएम करता है तो कितना हो जाएगा? 14 साल हो जाएगा। उससे अधिक नहीं दिया जा सकता। ऐसा धारा 31 क्लास 4 प्रोविजन करता है। इसे ध्यान से एक बार और पढ़िएगा, खुद से नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कई बार पूछा हुआ तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तब जुर्माना न अदा करने पर कारावास की प्रकृति और अवधि क्या होगी? यह क्वेश्चन सीआरपीसी में मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन यह क्वेश्चन आईपीसी का है।
लेकिन यहाँ पे रिलेवेंसी है इसलिए मेंशन कर दिया, यह जानना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आईपीसी के सेक्शन 67 में मिलेगा। क्वेश्चन यह है, एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन यह है कि जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना अदा न करने पर कारावास की प्रकृति और अवधि कैसी होगी। तो इसका आंसर आपको भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 67 में मिलेगा। आईपीसी का सेक्शन 67 यह कहता है कि यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तब जुर्माना न अदा करने पर कारावास की प्रकृति कैसी होगी, तो सादी होगी। कारावास की प्रकृति कैसी होगी, सादी, सिंपल पनिशमेंट होगा, सिंपल इम्प्रीजमेंट। और जुर्माना यदि 1 से 50 रुपये तक है तो कारावास की अवधि 2 माह। अगर जुर्माना 1 रुपये से 50 रुपये तक है तो कारावास कितना हो सकेगा, 2 माह तक। यदि 50 रुपये से अधिक और 100 रुपये तक है तो जुर्माना कितना, कारावास कितना हो सकेगा, 4 महीने। और अगर जुर्माना 100 रुपये से अधिक कितना भी है तो अधिकतम कारावास कितना हो सकेगा, 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने से अधिक कारावास किसी भी दशा में नहीं होगा जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों कर्तव्यों का प्रयोग या पालन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका उत्तर आपको दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 35 में मिलेगा। और धारा 35 यह व्यवस्था करती है कि किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरवर्ती के द्वारा किया जाएगा। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 35 कहती है। यह चैप्टर 3 का आखिरी क्वेश्चन था। धारा 35 क्या कहती है, धारा 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किए जाने से संबंधित है। और धारा 35 क्लाज 1 के अनुसार किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है, ऐसा धारा 35 कहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो यह चैप्टर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के क्वेश्चन। चैप्टर 4 का क्वेश्चन है आपका, चैप्टर 4 का नाम है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, पार्ट ए, जिसमें सेक्शन 36 केवल है। और पार्ट बी यह है कि ऐड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। तो अलग अलग पार्ट में बनाया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी बनाया गया है चैप्टर 4 को। लेकिन हम चैप्टर 4 को इस तरह से नहीं देखेंगे, चैप्टर 4 को हम सिंपली क्वेश्चन बेस में देखेंगे। तो चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन यह है कि किन परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 के अंतर्गत सभी मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 37 के अनुसार जनता पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसके द्वारा, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा उचित रूप से सहायता मांगे जाने पर सहायता करने के लिए आबद्ध है। किस धारा में, धारा 37 में। धारा 37 में सहायता 3 प्रयोजनों के संबंध में है। वो प्रयोजन कौन कौन से? पहला, जिसे वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है उस व्यक्ति को पकड़ने या भागने से रोकने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट आग्रह करता है तो सहायता करने के लिए बाध्य होगा। दूसरा, परिशांति भंग के निवारण या रोकने में वह सहायता करने के लिए बाध्य होगा। और तीसरा, रेलवे को क्षति पहुँचाने के प्रयासों को रोकने में। धारा 37 अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर लोग गलत करके आते हैं धारा 37, इसलिए धारा 37 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन अपराध की जानकारी होने पर जानने वाले व्यक्ति के लिए यह आबद्धकर है कि वह निकट के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दे। तो यह धारा 39 पे है। धारा 37 और धारा 39 से ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा चैप्टर 4 से, और कोई क्वेश्चन मैंने रेयरली ही देखा होगा। तो इसलिए पॉसिबल क्वेश्चन 2 ही हैं, तो इसलिए ये दोनों देखिएगा। तो दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन अपराध की जानकारी होने पर जानने वाले व्यक्ति के लिए यह आबद्धकर है कि वह निकट के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दें। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 क्लाज 1 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से कतिपय अपराधों के लिए किए जाने की या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय की जानकारी होने पर उसकी सूचना यथाशीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दिए जाने की अपेक्षा की गई है। तो धारा 39 में यह व्यवस्था की गई है कि कब कोई व्यक्ति किसी अपराध की जानकारी होने पर उसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यह बनता है कि धारा 39 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है वह किन अपराधों के घटित होने पर उसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे। तो धारा 39 क्लास 1 में ही यह दायित्व है, और वह किन अपराधों से संबंधित होना चाहिए, तो वह भारतीय दंड संहिता के धारा 121 से लेकर 126 और धारा 130 अर्थात भारतीय दंड संहिता IPC के चैप्टर नंबर 6 में जो ऑफेंस वर्णित हैं
जो कि राज्य के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं, उनके बारे में अगर कोई सूचना है तो जनता निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को तुरंत सूचना देगी। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि सेक्शन 41 से 60A तक है। चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 41 से 60A तक है और चैप्टर नंबर 5 का नाम है अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। चैप्टर 5 का नाम क्या है? व्यक्तियों की गिरफ्तारी। चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस अध्याय एवं धाराओं में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में बंद किया गया है? तो अध्याय 5 धारा 41 से 60 तक में यह बंद किया गया है। आप 60 जानिएगा, 60 तक है चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 41 में यह प्रावधान है कि पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। धारा 41 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं धारा 41 से। कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जो किसी संज्ञेय अपराध से जुड़ा है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? तो यह प्रावधान धारा 41 में है। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, यह क्वेश्चन यही कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जो किसी संज्ञेय अपराध से जुड़ा है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? तो यह धारा 41 में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशक्त बलों से भाग जाने का संदेह है? तो कौन सा पुलिस अधिकारी होगा? तो कोई भी पुलिस अधिकारी। इसके बारे में प्रोविजन धारा 41 क्लाज 1 का सब क्लाज F करता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाने का संदेह है। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क जिसको 5 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था कारावास से भाग जाता है तथा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन जब वो भागा और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है 1 साल तक उसका कोई अता पता नहीं रहा और 1 साल के बाद पुलिस अधिकारी उसे पाता है, तो वह पुलिस अधिकारी क्या कर सकेगा? तो वह पुलिस अधिकारी उसे दंडा अधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना ही बंदी बना सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा प्रोविजन CRPC के धारा 41 के 1 सब क्लाज ई में किया गया है। 41A के सब क्लाज ई में किया गया है और 41A के सब क्लाज ई के अनुसार उस व्यक्ति को जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वो अपना कर्तव्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, तो पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। आप दंडाधिकारी से कंफ्यूज मत होइएगा, दंडाधिकारी का मतलब मजिस्ट्रेट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति की सीमा क्या है? तो यह शक्ति की सीमा युक्ति युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित है। इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा? इसका आंसर आपको धारा 41 के सब क्लाज 2 में मिलेगा, जो कि संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा अंतः स्थापित की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 सभी मामलों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस को नहीं देती है। यह केवल उन मामलों में ही देती है जो कि धारा 41 के क्लाज 1 में सब क्लाज A से I तक में उल्लिखित किए गए हैं। धारा 41 का सब क्लाज 2 संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा इंसर्ट किया गया है और इसके द्वारा धारा 41 के अधीन युक्ति युक्त संदेह वाले मामलों में पुलिस को यह शक्ति प्राप्त है, अतः प्रत्येक शंका के मामले में यह लागू नहीं होती है। यह आप अच्छे से देखिएगा, मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया व गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के कर्तव्यों को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया व गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41B में परिभाषित किया गया। यह 41 कैपिटल B है, यह धारा 41 कैपिटल B है, इसे ध्यान दीजिएगा, कोई सब क्लाज नहीं बता रहा हूँ। धारा 41 के बाद 4 क्लाज हैं, धारा 41A, धारा 41B, धारा 41C तथा धारा 41D। तो यह धारा 41 कैपिटल B में प्रावधानित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 कैपिटल B में गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य प्रावधानित हैं या परिभाषित है। परिभाषित
ज़्यादा अच्छा शब्द है। धारा 41 के बाद धारा 41A, धारा 41B, धारा 41C, 41D दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा, जिसे कि हम एक्ट नंबर 5 2009 से जानते हैं, इंसर्ट की गई, अंतस्थापित की गई और यह जो है 1/11/2010 से लागू है। कब से लागू है? 1/11/2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41B में आपराधिक प्रक्रिया संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया? तो अभी मैंने बताया 2008 में किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 2008 में एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009, एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009। और कब से लागू है? 1/11/2010 से, 1/11/2010 से लागू है। ठीक है, तो वर्ष 2008 में एक्ट नंबर 5 2009 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 कैपिटल C के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष किन स्तरों पर स्थापित करेगी? तो जब आप धारा 41 क्लास C पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा कि पुलिस नियंत्रण कक्ष राज्य स्तर पे तथा जिला स्तर पे राज्य सरकार स्थापित करेगी। तो राज्य तथा जिला स्तर दोनों पे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 कैपिटल C में पुलिस नियंत्रण कक्ष का प्रावधान है, जो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में तथा राज्य स्तर पर स्थापित करेगी। इन पुलिस नियंत्रण कक्षों में गिरफ्तार व्यक्तियों के अपराध की प्रकृति, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम आदि के ब्यौरे संग्रहित रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ऐसा प्रोविजन अभी हमने पढ़ा धारा 41 क्लास C में। तो जिला मुख्यालयों पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और राज्य स्तर पे तो की ही जाएगी। तो जिला तथा राज्य दोनों स्तरों पे की जाएगी। धारा 41 C यह प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस प्रोविजन के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है? तो यह धारा 41 कैपिटल D में प्रोविजन किया गया है। धारा 41D में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जिससे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो उस पूछताछ के दौरान वह अपने पसंदीदा अधिवक्ता से मिलने का अधिकार रखता है। ठीक है, और यह जब गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ की जाती है तो गिरफ्तार व्यक्ति अन्वेषण के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। ये ध्यान देने वाली बात है, संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, केवल अन्वेषण के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DK बसु वर्सेज पश्चिम बंगाल राज्य नामक वाद किसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिया गया था? DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में कैसी गाइडलाइन आई थी? तो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में गाइडलाइन आई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में 10 मार्गदर्शक निर्देश जारी किए थे और ये निर्देश गिरफ्तारी के पश्चात विभिन्न कार्रवाइयों, विशेष रूप से चिकित्सा परीक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति जब पुलिस अधिकारी के द्वारा पूछे जाने पर नाम और निवास बताने से इनकार करता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है? तो यह धारा 42 के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है और पुलिस अधिकारी उसे रोकता है, उसका नाम पूछता है, उसका एड्रेस पूछता है, तो वह अपना नाम पता नहीं बताता या फिर गलत बताता है, पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि वह सही नहीं है, तो उसे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। यह प्रोविजन दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 42 में किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है? तो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी का प्रोविजन CRPC के सेक्शन 43 में है। प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा गिरफ्तारी का प्रोविजन कहाँ पे है? सेक्शन 43। कौन कर सकता है गिरफ्तारी? प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन गिरफ्तारी किस में कर सकता है? सेक्शन 43 में।
कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी किन दिशाओं में कर सकता है, यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी किन दिशाओं में कर सकता है। तो प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी किस धारा में करता है, धारा 43 में। और धारा 43 क्लास 1 के अनुसार एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकता है जब वह उस व्यक्ति की उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध कारित करता है या कोई उद्घोषित अपराधी है। 3 कंडीशन है, अजमानतीय, संज्ञेय अपराध करता है पहला, और दूसरा उद्घोषित अपराधी को कोई भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 निजी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करती है, अतः निजी व्यक्ति अजमानतीय असंज्ञेय अपराध के कर्ता को या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, परंतु वह उसकी तलाशी नहीं ले सकता। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करके तलाशी ले सकता, तो नहीं, प्राइवेट व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करता है उसकी तलाशी नहीं ले सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी का प्रावधान किस धारा में है, धारा 44 में। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी का प्रावधान धारा 44 में। और धारा 44 क्लास 1 के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किए जाने पर अपराधी को मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है या उसे गिरफ्तारी हेतु अन्य व्यक्तियों को आदेश दे सकता है। तो उसकी स्थानीय अधिकार, जिसकी सीमा, अपनी सीमा में कोई मजिस्ट्रेट है जहाँ उसे वारंट इशू करने का राइट है, पावर है, तो उसके सामने ही कोई अगर अजमानती अपराध करता है, उसके सामने ही कोई अपराध करता है तो उसे गिरफ्तार कर सकता है। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट यह पाता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाना चाहिए तो वह कर सकता है। हाँ, धारा 44 क्लास 2 में ऐसी दशाएं दी गई हैं जिसमें ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी करने के लिए वारंट जारी कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यायालय परिसर में ही हाजिर है और मजिस्ट्रेट कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो, अपने अभिरक्षा में ले लो, तो वो कर सकता है। किसमें, धारा 44 क्लास 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जब एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, उसके प्रेजेंस में और उसके जुरिडिक्शन लिमिटेशन के अंदर, विद इन द उसके जुरिडिक्शन लिमिटेशन के अंदर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत निर्देश दे सकता है। तो जाहिर सी बात है, धारा 44 के अंतर्गत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सीआरपीसी की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो धारा 45, कई बार पूछा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी उपबंध करती है। इस धारा 45 के अनुसार केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, उक्त बंद लागू होंगे और केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार समझा जाएगा। यह धारा 45 में प्रावधान किया गया है। आप लोग खुद से भी बेयर देखिएगा, बेयर साथ रखिए, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत गिरफ्तारी की रीतियाँ बताई गई हैं। तो गिरफ्तारी की रीत धारा 46 में बताई गई है। गिरफ्तारी की मोड धारा 46 में क्या बताई है, गिरफ्तारी की रीति। तो धारा 46 का मार्जिनल नोट ही है अरेस्ट हाउ मेड। धारा 41 का मार्जिनल नोट ही है अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो गिरफ्तारी की रीतियाँ धारा 46 में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीसी के धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है।
क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी सेक्शन है सीआरपीसी का, कौन सा ऐसा सेक्शन है जो किसी मेल पुलिस ऑफिसर को किसी फीमेल की गिरफ्तारी के टाइम पर उसके बॉडी को टच करने से मना करती है। तो यह प्रोविजन दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 46 क्लाज 1 के परंतुक में किया गया है। धारा 46 क्लाज 1 का परंतुक यह प्रावधान करता है कि अगर गिरफ्तारी किसी महिला की होनी है और गिरफ्तारी किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा की जा रही है तो वह पुरुष व्यक्ति उस महिला के बॉडी को टच नहीं करेगा। धारा 46 क्लाज 1 का परंतुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा कि जहां किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की अवधारणा की जाएगी, और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब पुलिस अधिकारी महिला न हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। तो कोई पुलिस अधिकारी महिला को बॉडीली टच नहीं करेगा, फीमेल पुलिस ऑफिसर ही टच करेगी, मेल पुलिस ऑफिसर टच नहीं करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे जब कभी पुलिस वाले आते होंगे जहाँ पे महिला से रिलेटेड कोई मामला होता होगा तो लेडी कांस्टेबल भी आती होगी। क्यों? इसीलिए यह सेक्शन 46 क्लाज 1 का प्रोविजो किया गया है। और सेक्शन 46 क्लाज 1 का प्रोविजो कब ऐड किया गया? तो संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा स्थापित किया गया था, एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009, एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009, अधिनियम क्रमांक 5 2009 संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा ऐड किया गया था। ये याद रखिएगा। और यह 31/12/2009 से ही लागू हो गया था। कब से लागू हुआ था? यह वॉज इन्फोर्सबल फ्रॉम 31/12/2009। धारा 41 क्लाज 1 का प्रोविजन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है, यह किन वादों में प्रतिपादित किया गया था? तो राजकुमारी वर्सेस एसएचओ नोएडा के मामले में यह कहा गया, और महाराष्ट्र राज्य वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल 2004 सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह कहा गया। ये दोनों केस आए थे, गाइडलाइन थे, कोई भी पुलिस जो था पुलिस अधिकारी वह गिरफ्तार कर सकता था। इन्हीं गाइडलाइन के बाद इसमें सेक्शन 46 में अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखिएगा। गिरफ्तारी के समय आवश्यक साधनों का प्रयोग करते समय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कब कारित की जा सकती है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। गिरफ्तारी के समय आवश्यक साधनों का प्रयोग करते समय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कब कारित की जा सकती है? तो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 46 के क्लाज 3 में यह व्यवस्था है कि जब गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति पर उस अपराध को करने का अभियोग है जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जा सकता हो, तो आवश्यक बल प्रयोग करते समय ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है गिरफ्तार करने के लिए और जिसके ऊपर यह अभियोग है कि वह उन धाराओं में उसके ऊपर अभी आरोप लगाया गया जिसमें उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है या आजीवन कारावास, और वह बलपूर्वक उसका प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी उतना बल प्रयोग करेगा जितना गिरफ्तारी के लिए आवश्यक है। और अगर वह ऐसे दंडादेशों से दंडित हो सकता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंड नहीं है, तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के टाइम पर उसकी मृत्यु भी कारित कर सकता है। सिर्फ 2 ही कंडीशन है, डेथ सेंटेंस मिले या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट वाली कंडीशन में, अदर किसी कंडीशन में नहीं कर सकता। प्रोविजन कहाँ है? धारा 46 के क्लाज 3 में है। अगला क्वेश्चन है, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी किस मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी? तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की महिला पुलिस अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त करेगी और तभी गिरफ्तार करेगी, सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले किसी महिला की गिरफ्तारी। यह दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया था, और यह धारा 46 के क्लाज 4 में ऐड किया गया। किसमें? सेक्शन 46 के क्लाज 4 में ऐड किया गया।
धारा 46 क्लाज 4 के अनुसार असाधारण परिस्थितियों के सिवाय किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तथा जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हो वहां महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में रिपोर्ट करके स्थानीय अधिकारिता वाले प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करके उस स्त्री की गिरफ्तारी की जा सकती है। तो सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी, लिखित में रिपोर्ट करके की जाएगी और स्थानीय अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्णित किए थे? तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेज गुजरात राज्य 1991 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में गाइडलाइन जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन के लिए किस सीमा तक उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है? तो यह प्रोविजन दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 48 में किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता धारा 48 के अनुसार भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह पुलिस अधिकारी प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है और यह प्रोविजन दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 48 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 49 क्या प्रोविजन करती है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने के लिए आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और उसको उतना में कह दिया जाता है कि तुम यहाँ बैठो, चुपचाप बैठा रहता है, भागता नहीं है, तो सिर्फ उसको उतना ही अवरुद्ध किया जाएगा जितना वह अभिरक्षा से निकल भागने के लिए रोकने के लिए आवश्यक हो। तो यह धारा 49 में प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी धारा 49 से ही रिलेटेड है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 49 में जो नियम दिए गए हैं वह अनावश्यक अवरोध न करने से संबंधित हैं। यह कौन से वाद में कहा गया? तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1978 का वाद था, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1980 का वाद था। यह दोनों वाद थे। डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल का वाद भी था, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। ये 3 केस याद रखिएगा, तीनों केस पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 50 में गिरफ्तारी के संबंध में क्या प्रोविजन किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 50 में गिरफ्तारी के संबंध में क्या उपबंध किया गया है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 क्लाज 1 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार संसूचित किए जाने का अधिकार एवं धारा 50(2) में जमानत के अधिकार को सूचित किए जाने का अधिकार उपबंधित है। तो 2 आधार हैं, पहला यह गिरफ्तारी का आधार संसूचित किया जाएगा और दूसरा जमानत का अधिकार संसूचित किया जाएगा। धारा 50 में गिरफ्तारी तथा जमानत के अधिकार को संसूचित किए जाने की व्यवस्था की गई है। किसे संसूचित किया जाएगा? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 यह बंद करती है कि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार एवं यदि गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए हुई है तो उसे जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा के उपबंधों के अनुपालन का क्या प्रभाव होगा? क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। इसका आंसर है कि उससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएंगे तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए समर्थ बना देंगे। अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है और गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तारी का आधार या अगर गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए की गई है जमानत के आधार के बारे में संसूचित नहीं करता है तो उसकी गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी और उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए एप्लीकेबल बना देगी, सक्षम बना देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को किस वाद में निर्णित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को किस वाद में अभिनिर्णित किया गया था? तो केस का नाम था खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 सुप्रीम कोर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के विषय पर अजीत कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम के मामले में क्या अवधारित किया गया? तो अजीत कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम के मामले में अजीत कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम के मामले में यह अवधारित किया गया कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति शपथ पर यह कह दे कि उसे जमानत का आधार नहीं बताया गया था तो यह सिद्ध किए जाने का भार पुलिस पर चला जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जो जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है और वह जब न्यायालय के समक्ष आता है, शपथ पत्र पर यह कहता है कि हमें पुलिस अधिकारी के द्वारा जमानत के अधिकारों के बारे में संसूचित नहीं किया गया था, तो सिद्ध करने का भार पुलिस अधिकारी पर चला जाएगा कि हाँ हमने इसे संसूचित किया था। यह केस का नाम है अजीत कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, 1976 का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 कैपिटल ए में क्या प्रावधान है? तो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 50 कैपिटल ए में गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने के लिए बाध्यता का प्रावधान करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी हुई है तो उसे बताएगा कि तुम बताओ कोई तुम्हारा जान पहचान का हो, उसको सूचना दे दें तुम्हारी गिरफ्तारी हुई है। तो यह प्रोविज़न कहाँ पे? धारा 50 कैपिटल ए में है। धारा 50 कैपिटल ए में यह प्रोविज़न है, ठीक। और धारा 50 कैपिटल ए कब जोड़ा गया था? तो धारा 50 कैपिटल ए एक्ट नंबर 25 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। 25 ऑफ 2005 के द्वारा जोड़ा गया था, अधिनियम क्रमांक 25 2005 के द्वारा, और यह 23 जून 2006 से लागू है। धारा 50 कैपिटल ए संहिता में किस संशोधन के द्वारा अंत स्थापित किया गया? तो यह अधिनियम क्रमांक 25 2005 के द्वारा धारा 50 कैपिटल ए को दंड प्रक्रिया संहिता में अंत स्थापित किया गया, और यह अधिनियम क्रमांक 25 2005 के लागू होने की तिथि 23 जून 2006 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी कौन ले सकता है? तो इसका आंसर आपको धारा 51 में मिलेगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे है? सेक्शन 51 में है, धारा 51 में है। धारा 51 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी ले सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी कौन करेगा? गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी ले सकेगा। क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति जो गिरफ्तार करता है वह तलाशी ले सकता है? नहीं, वह प्राइवेट व्यक्ति तलाशी नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, यदि गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा की गई है तो गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी कौन ले सकेगा? इसका उत्तर भी आपको धारा 51 में ही मिलेगा। धारा 51 के अनुसार जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा की जाती है, धारा 51 के अनुसार जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपता है, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। मतलब यही होगा कि पुलिस अधिकारी ही तलाशी लेगा। कौन सा पुलिस अधिकारी? जिसे वह प्राइवेट व्यक्ति सौंपेगा। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसे प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार किया, तो उस प्राइवेट व्यक्ति पर्सन ए जिसकी गिरफ्तारी हुई उसकी तलाशी नहीं ले सकता। उसकी तलाशी कौन लेगा? प्राइवेट व्यक्ति उस पर्सन ए को जिस पुलिस अधिकारी को हैंड ओवर करेगा वह पुलिस अधिकारी उसकी तलाशी ले सकेगा। ऐसा प्रोविज़न CRPC के सेक्शन 51 में किया गया है। और CRPC के सेक्शन 51 क्लास 2 में यह प्रोविज़न है कि जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री के द्वारा किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए किसी अन्य स्त्री के द्वारा किया जाएगा। कोई पुरुष स्त्री की तलाशी नहीं ले सकता। यह धारा 51 क्लास 2 में प्रोविज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है? तो अभियुक्त व्यक्ति का बलात् जबरदस्ती परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण किस धारा में होता है? धारा 53 में। अभियुक्त व्यक्ति का जबरदस्ती चिकित्सीय परीक्षण धारा 53 क्लास 1 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा के लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो ऐसा पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे न हो, यानी कि
सब इंस्पेक्टर एसआई के पंक्ति से नीचे ना हो वही आवेदन करेगा, कोई और नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 53(1) के अनुसार ऐसे पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है की प्रार्थना पर अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण आवश्यक बल प्रयोग करके किया जा सकता है। अभियुक्त का किसका परीक्षण किया जाएगा? अभियुक्त का आवश्यक बल प्रयोग करके। कब किया जाएगा? यदि यह विश्वास करने का उचित आधार है कि उससे अपराध के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अपराध के बारे में जानकारी मिलने के लिए अगर विश्वास का आधार है तभी अभियुक्त व्यक्ति का बलात् चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। किस धारा में किया जाता है अभियुक्त व्यक्ति का जबरदस्ती चिकित्सीय परीक्षण? धारा 53 में किया जाता है। किसके रिक्वेस्ट पे किया जाता है? तो पुलिस अधिकारी, कौन सा पुलिस अधिकारी? जो एसआई के पंक्ति से ऊपर है, यानी कि एसआई के पंक्ति के नीचे के पुलिस अधिकारी अगर रिक्वेस्ट करता है तो नहीं, कम से कम एसआई होना ही चाहिए। एसआई या एसआई के पंक्ति के ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी है वह रिक्वेस्ट करता है तो चिकित्सा व्यवसाय के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, जबरदस्ती की जाएगी, आवश्यक बल प्रयोग करके की जाएगी। कब की जाएगी? जब विश्वास करने का आधार है कि उससे अपराध के बारे में जानकारी मिलेगी। धारा 53 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा का प्रावधान है। और धारा 53 के अनुसार जब यह विश्वास करने का उचित आधार हो कि अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा अब कथित अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी। जो अपराध किया गया है उसके बारे में कोई एविडेंस प्रूव कर सकती है, तब ऐसे पुलिस अधिकारी के प्रार्थना पर जो एसआई रैंक से नीचे का ना हो रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसाय द्वारा की जाएगी। उस उद्देश्य के लिए उतना बल प्रयोग किया जा सकेगा जितना कि उचित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में प्रावधानित है? अगर कोई अभियुक्त कोई है और वह उस पर रेप का चार्ज लगाया गया है, रेप का आरोप है, तो उसकी चिकित्सा व्यवसाय के द्वारा परीक्षा एग्जामिनेशन किस सेक्शन में की जाती है? तो सेक्शन 53 कैपिटल ए में की जाती है। और यह सेक्शन 53 कैपिटल ए जो है वो एक्ट नंबर 25/2005 के द्वारा इंसर्ट की गई थी, जो कि 23 जून 2006 से लागू है। तो धारा 53 ए क्या प्रोविजन करता है कि बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा करने का व्यवस्था है? तो धारा 54 में है। धारा 54 में क्या व्यवस्था है? धारा 54 में व्यवस्था है कि गिरफ्तार व्यक्ति की, अरेस्टेड पर्सन की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर क्या करेगा? अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल चेकअप करेगा। तो धारा 54 में यह प्रोविजन किया गया है। धारा 53, 53A, 54, 54A बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा का व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 54 में। गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच का प्रावधान किस धारा में? धारा 54 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच का प्रावधान करती है। धारा 54 को वर्ष 2008 में संशोधित किया गया। यह धारा राज्य के लिए बाध्यकारी प्रावधान करती है। इसके अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण करवाया जाएगा। किसी महिला की गिरफ्तारी की दशा में चिकित्सा परीक्षण महिला चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाएगा। तो धारा 54 में 2008 में संशोधन करके रिक्वेस्ट की जगह कंपलसरी कर दिया गया कि गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा की जाए, कंपलसरी परीक्षा की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो धारा 54 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54 के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद तुरंत सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है। धारा 54 में 2008 में संशोधन करके इसे कंपलसरी कर दिया गया। उसके पहले ये कंपलसरी नहीं थी, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन होता था, लेकिन 2008 में से कंपलसरी कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा अपने शरीर की चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? तो यह मूल उद्देश्य जो है वह है कि गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर की परीक्षा से ऐसा साक्ष्य प्रकट होगा जो उसके द्वारा किसी अपराध के किए जाने को ना साबित कर देगा, या जो साबित करेगा कि उसके शरीर के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के सेक्शन 54 के संबंध में किस वाद में कहा गया कि शारीरिक परीक्षण में बाहरी और आंतरिक परीक्षण शामिल है? तो सीआरपीसी के सेक्शन 54 के संबंध में धारा 54 के संबंध में यह बात जमशेद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1976 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शारीरिक परीक्षण में बाहरी और आंतरिक परीक्षण दोनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है, शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के प्रकरण में क्या उदाहरित किया गया था? केस का नाम है शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस वाले केस में क्या हेल्डिंग आई थी? तो इस केस में हेल्डिंग यह आई थी कि मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को बताए कि उन्हें अपने शारीरिक परीक्षण का अधिकार है और वे चाहें तो निवेदन कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य पहले हुआ करता था कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को बताए कि उन्हें शारीरिक परीक्षण का अधिकार है और वह चाहे तो निवेदन कर सकते हैं, और ये अभी भी हो सकता है। लेकिन धारा 54 कंपलसरी कर दी गई, जिसे गिरफ्तार किया जाएगा उसका शारीरिक परीक्षण कराया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति रिक्वेस्ट कर सकता है, और अगर फिर भी गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल चेकअप नहीं हो तो मजिस्ट्रेट उसको संसूचित करेगा। मजिस्ट्रेट बताएगा कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिनाख्त परीक्षण से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? तो शिनाख्त परीक्षण से संबंधित उपबंध आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन वाला प्रोविजन सेक्शन 54 कैपिटल ए में है। धारा 54 कैपिटल ए में यह प्रावधान है, और यह अधिनियम क्रमांक 25/2005 के द्वारा से धारा 54 ए इंसर्ट की गई सीआरपीसी में, जो कि 23 जून 2006 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान करती है? तो धारा 54 कैपिटल ए। धारा 54 कैपिटल ए गिरफ्तार व्यक्ति के शिनाख्त का प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन, संहिता की धारा 55 में क्या उपबंध किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 55 में क्या प्रावधान है? तो सीआरपीसी की धारा 55 यह प्रोविजन करती है कि पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था है। वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ, कोई सबऑर्डिनेट अगर ऑफिसर है उसके बारे में प्रोविजन किया गया है। यह तब जब वह अधिकारी अपने अधीनस्थ को उस व्यक्ति का नाम, अपराध का कारण जिसके लिए गिरफ्तार किया जाना है, लिखित रूप में आदेश पारित करके दे सकेगा, और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी गिरफ्तारी के पहले उस व्यक्ति को सूचित करेगा और मांगे जाने पर लिखित आदेश भी दिखाएगा जिसे गिरफ्तार किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी का सेक्शन 55 ए के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करे। इस धारा 55 ए को कब इंसर्ट किया गया? तो एक्ट नंबर 5 2009 के द्वारा इंसर्ट किया गया, जो कि 31 दिसंबर 2009 से लागू है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 55 कैपिटल ए यह प्रोविजन करती है कि अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य सुरक्षा की देखभाल करे, और यह धारा 55 ए को कब अंत स्थापित किया गया था? तो एक्ट नंबर 5 2009 के द्वारा अंत स्थापित किया गया था, जो कि 31 दिसंबर 2009 से लागू है। संशोधन 2008 का है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा। धारा 56 यह प्रोविजन करती है। तो धारा 56 बहुत इंपॉर्टेंट है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 क्या कहती है? कहती है कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना
जमानत के संबंध में उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा अविलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के सेक्शन 57 में क्या प्रोविजन है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 57 यह प्रोविजन करता है कि जब तक कि सीआरपीसी का सेक्शन 167 के अधीन अभियुक्त को रिमांड पर नहीं ले लिया गया है, अभियुक्त व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता। इस 24 घंटे में से गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के समक्ष तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को निकाल दिया जाएगा। तो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को या किसी भी अभियुक्त को कितने देर के लिए अभिरक्षा में रखा जाता है, तो 24 घंटे के लिए, जब तक कि 167 का रिमांड नहीं लिया जाता है। तो बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी होगी, तो 24 घंटे होगी। यह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, प्रोविजन कहाँ है, 57 में, ठीक है, सेक्शन 57 में। बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है, तो अधिकतम 24 घंटे, जिसमें से यात्रा का समय हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य हो जाता है। तो यह धारा 57 सीआरपीसी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 57 के उपबंध किस सांविधिक प्रत्याभूत को प्रभावी बनाते हैं। तो धारा 57 के उपबंध जो है वो संविधान के अनुच्छेद 22 क्लास 2 के प्रावधान अर्थात गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अवधि तक निरुद्ध नहीं किया जाएगा को प्रभावी बनाते हैं। तो धारा 57 सीआरपीसी किसे प्रभावी बनाता है, तो आर्टिकल 22 क्लास 2 को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि थाने का भारसाधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हैं रिपोर्ट किसे करेगा। तो धारा 58 में रिपोर्ट करता है थाने का भारसाधक अधिकारी सभी व्यक्तियों को जिन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है, और जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को देता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिला मजिस्ट्रेट को, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजता है रिपोर्ट थाने का भारसाधक अधिकारी। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 58 के अंतर्गत पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी का यह दायित्व है कि वह अपने अपने थानों में बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना जिला दंडाधिकारी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को देंगे, चाहे इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा जमानत ले ली गई हो या न ली गई हो। इस प्रावधान का उद्देश्य जिला मजिस्ट्रेट को गंभीर अपराधों से अवगत कराना तथा पुलिस की शक्तियों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का उन्मोचन किन धाराओं या किन आधारों पर किया जा सकता है। तो सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंध पत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन किया जा सकेगा। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 59 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का उन्मोचन किन आधारों पर किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंध पत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है, तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है क्या कर सकता है। मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी के अभिरक्षा में कोई व्यक्ति वहाँ से निकल भागा या किसी ने उसे छुड़ा के लेके भाग गया, तो वह पुलिस अधिकारी क्या करेगा। तो धारा 60 में यह प्रोविजन है। धारा 60 के अनुसार ऐसा व्यक्ति उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा करके गिरफ्तार कर सकता है। क्लियर। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है, तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। पीछा करने की सीमा क्या होगी, तो वह संपूर्ण भारत में कहीं भी पीछा कर सकता है। धारा 60 में यह प्रावधान है। धारा 60 के अनुसार भारत के किसी भाग में पीछा करके गिरफ्तार कर सकेगा वह व्यक्ति। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 61 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है, तो उसको अभिरक्षा रखने वाला व्यक्ति उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। एंड लास्ट में एक नोट है जो धारा 61 में प्रोविजन है, वह धारा 61 के अनुसार गिरफ्तारी सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना चाहिए। धारा 60A के अनुसार जो गिरफ्तारी
चैप्टर नंबर 5 में जो गिरफ्तारी होती है वह गिरफ्तारी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही की जानी चाहिए। बिना सीआरपीसी के अगर गिरफ्तारी की जाती है तो सीआरपीसी वह गिरफ्तारी अवैध हो जाती है और व्यक्ति को हैबियस कॉर्पस रिट के लिए दायी बना देती है, अधिकार प्रदान कर देती है। और यह धारा 60A जो है वह अधिनियम क्रमांक 5/2009 के द्वारा इंसर्ट किया गया, जो 31 दिसंबर 2009 से लागू है। उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। कई बार आप इसे देखिए, एक भी क्वेश्चन आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के मिस नहीं होंगे, ये गारंटी है। और कंप्लीट सीआरपीसी आपको प्लेलिस्ट में अपलोड करके दे दी जाएगी। आप इसे कई बार देखिए, कई बार पढ़िए, और जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं। वीडियो फ्री है, पीडीएफ पेड है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो कुछ भी डिस्कशन करना चाहिए उसकी लिंक हम आपको दे देंगे। थैंक यू।